और ये घटना मेरे साथ 2009 में हुई थी। 2009 की शुरुआत में मैंने अपनी जॉब बदल ली थी और मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया था जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में था। हालांकि मैं पुणे का रहने वाला हूँ, लेकिन उन दिनों मुझे बेंगलोर में कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के साथ एक इंडक्शन सेशन और मीटिंग के लिए बेंगलोर बुलाया गया था। ये पूरा शेड्यूल करीब 5 दिनों का था। जब मैं बेंगलोर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे अलावा 8 और लोग थे जिन्होंने मेरी तरह हाल ही में उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। हम सभी को ऑफिस से कुछ ही दूरी पर कंपनी के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। इंडक्शन सेशन सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलना था। उसके बाद हम सबके पास बहुत ही फ्री टाइम पड़ा था और हमने इस टाइम को एक दूसरे से बातचीत कर एक दूसरे को जानने के लिए यूज़ किया था। उन 8 लोगों में से मेरी 3 लोगों के साथ बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई, जिनके नाम हैं अजय, शैलेश और नवीन। ऐसा नहीं है कि मैंने बाकियों से बात नहीं करी थी या मैं बाकियों के साथ अनफ्रेंडली था, लेकिन इन तीनों के साथ मेरी बड़ी जल्दी जम गई थी और बड़ी जल्दी हमारा एक दूसरे के साथ रैपो बिल्ड हो गया था। अजय नॉर्थ इंडिया से एक पंजाबी था। वो काफ़ी बातूनी था और थोड़ा हाइपर रहता था। शैलेश मुंबई से था और बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन वो थोड़ा चुप ही रहता था। नवीन बेंगलोर का रहने वाला था और उसकी पर्सनैलिटी भी शैलेश जैसी ही थी, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था और उसके जोक्स और वन लाइनर्स ने हमें पूरे दिन एंटरटेन कर रखा था। तो इस पूरे शेड्यूल के दौरान हम बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे थे और हमने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान लिया था। फिर एक दिन रात को खाना खाने के बाद जब हम बातचीत कर रहे थे, तभी नवीन ने हमें बताया कि गेस्ट हाउस के पास एक कब्रिस्तान था और हमारे हाउसकीपर ने उसे वहाँ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में भी बताया था। कब्रिस्तान की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान था और आमतौर पर रात में लोग इससे बचते थे। और उस हाउसकीपर ने नवीन को यह भी बोला था कि सभी को इन्फॉर्म करें कि रात को उस रास्ते पे बाहर ना निकलें। अजय तो भूत प्रेतों और पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था और उसने इस बात पर भी यकीन नहीं किया, लेकिन बाकी हम तीनों इस कहानी से बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए थे और हमने और भी जानने की कोशिश की, लेकिन नवीन को बस इस बारे में इतना ही पता था जितना कि उस हाउसकीपर ने उसे बताया था। हमें मालूम था कि हाउसकीपर हमें इस बारे में और कुछ नहीं बताएगा, इसलिए हमने इस मामले को वहीं जाने दिया। फिर थोड़े टाइम बाद हमारा बेंगलोर में उस शेड्यूल का आखिरी दिन था। इंडक्शन सेशन खत्म होने के बाद हमारे सीनियर्स ने पास ही के एक हॉस्टल में हमारे लिए डिनर अरेंज किया था। वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। हमारे लिए लगभग एक रॉयल डिनर अरेंज हुआ था। सबसे ज़्यादा तो अजय एंजॉय कर रहा था। उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स भी पी ली थी। फिर डिनर खत्म होने के बाद जब हम वापस अपने गेस्ट हाउस लौटे तो हम जल्दी से अपने बैग्स पैक करने लग गए, क्योंकि हमने अगले दिन सुबह जल्दी निकलना था। फिर बैग्स पैक करने के बाद हम वहीं बैठ गए और इस पूरे शेड्यूल के दौरान जो हमने आपस में इतना अच्छा टाइम बिताया था उसे याद करने लग गए। इस बातचीत के दौरान नवीन ने उस कब्रिस्तान के टॉपिक को फिर से उठा दिया और हमेशा की तरह अजय ने फिर से इस बात को इनकार कर दिया। उसकी इस बात से नवीन चिढ़ गया था और उसने अजय को चैलेंज किया कि वो उस कब्रिस्तान में अकेले जाए और 1 घंटा वहाँ पर अकेले बिता के दिखाए। अजय तो वैसे ही हाइपर रहता था और उसने चैलेंज को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। वो तुरंत खड़ा हुआ और गेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगा। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात नहीं माना। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त के साथ कुछ बुरा हो जाए, इसलिए मैं भी अजय के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब हम कब्रिस्तान की ओर चल रहे थे तो अजय बहुत ही जोश में था। उस कब्रिस्तान की ओर जाने वाला रास्ता बहुत ही सुनसान था और उसमें कोई भी गांव या बस्ती का कोई निशान नहीं था। वो कब्रिस्तान गेस्ट हाउस से करीब 1 किलोमीटर दूर रहा होगा और जब हम वहाँ पहुँचे तब रात के 12:30 बज रहे थे। वो एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान था जिसका इस्तेमाल लोग अक्सर नहीं किया करते थे। उस कब्रिस्तान के बारे में कुछ तो बहुत ही अजीब सा था। मुझे आज भी याद है कि उस रात काफ़ी ठंड थी, क्योंकि सर्दी का मौसम था और बेंगलोर की सर्दियों में रातें काफ़ी ठंडी हो सकती हैं। जब हम उस कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे तो हमें एक बूढ़े आदमी ने आकर रोक दिया। हमारे पूछने पर उसने बताया कि वो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है और उसका नाम अबू चाचा है। उसे हम पर थोड़ा शक हुआ और उसने हमसे पूछा कि हम रात के इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो अजय ने तुरंत जवाब दिया और अबू चाचा से कहा कि उसका एक रिश्तेदार वहीं दफन हो गया है और उसे उसी रात उससे मिलने जाना था, क्योंकि वो कुछ ही दिनों के लिए बेंगलोर आया था और अगले दिन उसकी लंदन के लिए फ़्लाइट थी।
ये सुनकर अबू चाचा को हम पे दया आ गई और उन्होंने गेट खोलते हुए कहा कि ठीक है, जल्दी करो। और फिर मैं और अजय धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर चलने लगे। वो एक बहुत ही साधारण सा कब्रिस्तान लग रहा था। बीच में पक्का रास्ता था जिसमें सड़क के दोनों ओर कब्रें पड़ी थी। उस कब्रिस्तान में एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ ही दूरी पर एक बेंच थी। अजय ने मुझसे कहा कि वह वहाँ उस बेंच पर बैठना चाहता है और वहाँ कुछ मिनट बैठकर एकांत का मज़ा लेना चाहता है। तो हम दोनों वहाँ जाकर बैठ गए और फिर अजय ने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और एक सिगरेट बाहर निकाली। मैंने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कब्रिस्तान में ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना और उसने सिगरेट जला दी। फिर बेंच पर ऐसे ही कुछ और मिनट बिताने के बाद अजय ने मुझसे कहा कि वह और अंदर जाना चाहता है और बाकी जगह को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, और हम मुश्किल से 1-2 कदम आगे चल पाए होंगे कि तभी उसने मुझसे कहा कि उसे अचानक से बहुत तेज़ टॉयलेट आ रही है। तो मैंने उसे तुरंत ऐसा करने से मना किया और मैंने कहा कि अब हमें उस कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अजय बहुत ही ज़िद्दी था और उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो जल्दी आ जाएगा और फिर वो बेंच के पास ही कुछ जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर टॉयलेट करने चला गया। वो झाड़ियाँ बहुत ही घनी थी और जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से मैं बिल्कुल भी अजय को नहीं देख पा रहा था। तभी अचानक से मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और मुझे सांस लेने में भी बहुत मुश्किल होने लगी कि जैसे कोई मेरे अंदर से मेरे प्राणों को निकालने की कोशिश कर रहा हो। और मैं वहीं नीचे रोड पर अपने घुटनों के बल गिर गया। जैसे जैसे मेरी निगाहें सड़क के नीचे और आगे की तरफ बढ़ी तो मुझे एक छाया जैसी चीज़ अपने सामने दिखाई दी जो धीरे धीरे मुझसे दूर जा रही थी। और फिर कुछ देर बाद उसने रुककर पीछे मुझ पर एक भयानक सी नज़र डाली और फिर वो चीज़ अचानक से गायब हो गई। अब तो मेरा सर घूमने लग गया था और मुझे चक्कर जैसे आने लगे थे और मैं इतना डर गया था कि डर के मारे में कुछ भी क्लियरली नहीं सोच पा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपना होश संभाला और फिर मुझे याद आया कि अजय तो अभी तक वापस नहीं आया है। तो मैंने उसे आवाज़ दी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मैं धीरे धीरे उन झाड़ियों की तरफ चलने लगा जहाँ भी थोड़ी देर पहले अजय गया था। वहाँ पहुँचकर मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अजय वहाँ ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और मैं तुरंत उसके पास गया और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाकर जगाने की कोशिश करने लगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक चीज़ काम कर गई और अजय को धीरे धीरे होश आ गया। जब उसे होश आया तो उसने मुझे बताया कि जब वो झाड़ियों के पास टॉयलेट कर रहा था तो उसने वहाँ कुछ हलचल सुनी और अचानक उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे भी मेरी तरह ही कमज़ोरी और सांस फूलने जैसी फीलिंग हुई थी। और इससे पहले कि वो मुझे बुला पाता उसे अपनी पीठ पर एक ज़ोर से झटका महसूस हुआ जैसे किसी ने ज़ोर से उसकी पीठ पर वार किया हो। और इसके बाद वो बेहोश हो गया और उसे तभी होश आया जब मैंने उसे जगाया और उसे अभी भी अपनी पीठ के ऊपर की तरफ दर्द हो रहा था। जब मैंने उसकी पीठ की तरफ देखा तो मुझे उसके पीठ के ऊपरी हिस्से पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और खून के थक्के जमने से वो हिस्सा अभी भी नीला हो रखा था। हमने तुरंत फैसला किया कि अब हम इस कब्रिस्तान में 1 मिनट भी नहीं बिताएंगे और हम तुरंत गेट की तरफ चल पड़े कि तभी रास्ते में हम एक आदमी ने अचानक से रोका और उसने हमसे पूछा कि देर रात हम इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो हमने जल्दी से उसे बताया कि हमने सिक्योरिटी गार्ड अबू चाचा से परमिशन ले ली थी और हमने उसे अजय का वो रिश्तेदार वाला बहाना भी बताया। अबू चाचा का नाम सुनकर वो आदमी चौंक गया और उसने हमें बताया कि पिछले 5 सालों से वही उस कब्रिस्तान का सिक्योरिटी गार्ड है और हमसे पहले उसे कई और लोगों ने बताया था कि उन्होंने शाम को कब्रिस्तान के पास एक बूढ़े आदमी को देखा था, लेकिन वो तो कभी उस अबू चाचा या जो भी वो बूढ़ा आदमी था उससे वो कभी नहीं मिला था। ये सुनकर तो हम इतना डर गए कि अजय तो वहीं गेट पर बेहोश हो गया। हम उसे धीरे धीरे गेट के पास ही में जो गार्ड का कैबिन था उसे वहाँ ले गए और उसके बाद मैंने तुरंत अपने कलीग्स को वहाँ पर एक गाड़ी लाने के लिए कहा ताकि हम उसे वापस गेस्ट हाउस ले जा सकें। जब तक हम गेस्ट हाउस में पहुँचे तब तक करीब 3:30 बज चुके थे। और फिर जब हमने ये किस्सा हाउसकीपर को सुनाया तो उसने हमें बहुत डांटा और उसने बताया कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। अजय को अगले कुछ दिनों तक तो बहुत तेज़ बुखार रहा और उसे वापस बेंगलोर में ही रहना पड़ा और मैंने तो फैसला कर लिया था कि आज के बाद कभी भी रात में कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा। कुछ महीनों बाद जब मैं अजय से मिला तो मैंने पाया कि अब वो ठीक हो गया था और अब उसका जोश और घमंड भी काफ़ी कम हो गया था। उसने अपने गले में एक ताबीज़ भी पहन रखा था जो कि उसे उसके घर के पास ही एक मंदिर के पुजारी ने दिया था और इस घटना के बाद वो एक नास्तिक से आस्तिक बन चुका था।